फेक एक्सीडेंट। अचानक ही आर्या बोली, अंडरस्को अच्छा है ना, मर जाएगी तो वो दोनों भाई बहन मेंशन नहीं आएंगे। अचानक की अभिमान ने आर्या के मुंह पर हाथ रख लिया। उसके दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। पता नहीं क्यों आराध्या मर जाएगी ये सुनकर ही अभिमान के चेहरे पर पसीना आ गया और आर्या अपने बेटे को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि चाहे अभिमान कुछ भी कह दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में आराध्या के लिए कुछ तो है। अभिमान ने अपना हाथ हटाया और बोला, अंडरस्को अब इतना बुरा भी नहीं हूँ कि किसी के मौत के ख्वाब देखने लगूं। आपको स्कूटी देनी है तो दे देना, नहीं देनी तो मत देना, लेकिन मेहरबानी करके पापा को ये सब मत बोलना। इतना कहकर अभिमान वहां नहीं रुका और वहां से चला गया, क्योंकि वो आर्या के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। आर्या अभिमान को जाते हुए देख रही थी और तभी उसने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। आर्या ने अपना एक हाथ उस इंसान के कंधे पर रखा, उसके साथ डांस करती हुई बोली, अंडरस्को शिवाय पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है अभिमान आराध्या को पसंद करता है। शिवाय आर्या के साथ डांस करता हुआ बोला, अंडरस्को ये तुम हर महीने कहती हो, अगर पसंद करता है तो उससे इतना लड़ता क्यों है? जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। आर्या डांस करते हुए बोली, अंडरस्को वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कभी कभी अभिमान की बातों से लगता है कि आराध्या को पसंद तो करता है, लेकिन कहता नहीं। शिवाय बोला, अंडरस्को तो ठीक है, जब तक कहता नहीं तब तक अपनी सोच पर ब्रेक लगाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम कोई भी डिसीजन अभिमान से पूछे बिना ले ले। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो गई। बहुत सारे मेहमान जाने लगे, अनिरुद्ध और आराध्या भी जाने लगे। तो हीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, अंडरस्को अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को बड़ी माँ घर और कहाँ? हीर बोली, अंडरस्को शादी को ज्यादा दिन नहीं है, कल हल्दी परसों मेहंदी और फिर शादी, हर दिन फंक्शन होगा, तो क्या तुम दोनों भाई बहन रोज जाओगे, यहीं रुक जाओ ना। अनिरुद्ध आराध्या एक दूसरे का मुंह देखने लगे और तभी आराध्या बोली, अंडरस्को लेकिन बड़ी माँ हम तो अपने कपड़े भी लेकर नहीं आए, कोई बात नहीं हम रोज आ जाएंगे। तभी आर्या बोली, अंडरस्को आराध्या रुक जाओ, कपड़ों का इंतजाम मैं कर दूंगी। अनिरुद्ध आराध्या रुकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हीर और आर्या के बहुत ज्यादा जिद करने पर वो दोनों रुकने के लिए तैयार हो गए। रात के 11 बजे कृष गार्डन में था और तभी उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। कृष ने पलट कर देखा तो देव लोअर टी शर्ट में गाड़ी की चाबी लेकर कहीं जा रहा था। कृष को समझते देर नहीं लगी कि शायद संजना से मिलने जा रहा है। देव जैसे ही कृष के पास से गुजरा, कृष ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को कहाँ जा रहे हो देव? देव बोला, अंडरस्को किसी को बताना मत, संजना का कॉल आया था, उसी से मिलने जा रहा हूँ। कृष को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि देव ने जब आज तक उसकी बात नहीं समझी तो आप क्या समझेगा, इसीलिए उसने देव को समझाते हुए कहा, अंडरस्को देख आज ही तेरी सगाई हुई है और आज ही तू संजना से मिलने जा रहा है, शादी हो जाने तक रुक जा, उसके बाद मिल लेना। देव बोला, अंडरस्को अरे तू समझ नहीं रहा, उसे चोट लगी है, मेरा जाना जरूरी है। कृष अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ बोला, अंडरस्को उसे चोट लगी है तो डॉक्टर को कॉल करती ना, वो तुझे क्यों बुला रही है, और तू क्या घर से इतना वेला है क्या? जब भी वो फोन करती है तू उठकर चला जाता है, अरे कुछ तो घर की इज्जत का ख्याल कर, अगर किसी ने तुझे संजना के साथ देख लिया तो हमारे नाम पर कीचड़ उछालने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देव ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, अंडरस्को किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कृष तुम बस यहाँ संभाल लेना, मैं गया और आया। इतना कहकर देव वहां से चला गया और कृष उसे सुलगती हुई आंखों से जाते हुए देख रहा था और तभी कृष ने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। कृष ने हल्का सा पलट कर देखा तो वहां युग खड़ा था। युग बोला, अंडरस्को अभी तक इसके सिर से संजना का भूत नहीं उतरा। कृष ने नामे गर्दन हिला दी। युग ने हल्का सा तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को अगर घर में किसी को पता चल गया ना कि एक साथ दो को घुमा रहा है तो दिव्यांश मामू इसे ऐसा घुमाएंगे कि ये कभी घूमने लायक नहीं बचेगा।
कृष बोला, अंडरस्को क्या करूं युग, मैं तो इसे समझाते समझाते थक गया, कितनी बार इसे बचाया भी है, लेकिन इससे तो जैसे परवाह ही नहीं, ये भी नहीं सोचता कि कोई लड़की अब इसके साथ जिंदगी बिताने वाली है, कैसे समझाऊं इसे। युग गेट की तरफ देख रहा था, जहां देव अपनी गाड़ी लेकर जा चुका था। युग बोला, अंडरस्को कृष किसी तरह संजना और देव का मिलन रोकना पड़ेगा, अगर संजना देव से मिल नहीं पाई तो इरिटेट होगी तो देव से लड़ेगी और देव से लड़ेगी तो तू तो जानता ही है देव का गुस्सा, जब उसे गुस्सा आता है तो देखता नहीं सामने लड़का खड़ा है या लड़की और गाल पर टेक देता है। एक बार देव की और संजना की ऐसी भयानक वाली लड़ाई हो जाए ना, तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कृष बोला, अंडरस्को और इसे रोकेंगे कैसे? मैं तो पिछले कितने महीनों से इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मजाल ये मेरे रोकने से रुकता हो, ऊपर से घर वालों को भी नहीं बता सकता, डर लगता है कि कहीं उनका सारा गुस्सा इस पर ना उतर जाए, और ये बीमार है सोता नहीं, और यही सब सोच सोच कर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर इसका संजना से मिलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अचानक ही कृष और युग दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और दोनों के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। युग जल्दी से गार्डन की दूसरी तरफ गया और अपने पापा की बुलेट लेकर आया और स्टार्ट करके कृष को देखकर बोला, अंडरस्को चल बैठ, आज इन दोनों की डेट में खलल डालते हैं। ये संजना की बच्ची रघुवंशी खानदान की बहू बनने के जो सपने देख रही है ना, इसके सपने को तोड़कर आते हैं। कृष बुलेट पर बैठ गया और अगले ही पल युग बुलेट लेकर देव की गाड़ी का पीछा करने लगा। युग और कृष दोनों ही देव की गाड़ी के बिल्कुल बराबर में पहुंच चुके थे। युग बोला, अंडरस्को यार इसे रोकेंगे कैसे? कृष ने कहा, अंडरस्को इसकी गाड़ी में टक्कर मार। युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग बोला, अंडरस्को पागल हो गया, घर में शादी है और हम एक्सीडेंट करके बैठ जाएं, और अगर गलती से ज्यादा चोट लग गई तो? कृष ने कहा, अंडरस्को नहीं लगेगी चोट, तू उसकी गाड़ी में टक्कर मार। युग ने कहा, अंडरस्को देख यार कल ही पापा से डांट खाई है, और जबरदस्त डांट खाई है, अगर आज एक्सीडेंट हो गया तो पापा जान से मार देंगे। कृष ने कहा, अंडरस्को एक्सीडेंट होने का सिर्फ नाटक करना है, सच में एक्सीडेंट नहीं करवाना, बस इसकी गाड़ी में हल्की से टक्कर मार, बाइक को रोक और एकदम से दोनों गिर जाएंगे, बस देव को ये दिखाना है कि उसने हमारा एक्सीडेंट कर दिया, फिर वो हमें हॉस्पिटल लेकर जाएगा और संजना से अपने आप ही उसकी दूरी बन जाएगी, और आज के बाद माँ इसे घर से बाहर जाने नहीं देगी, तो शादी तक तो इसे रघुवंशी मैंशन में ही रहना पड़ेगा। युग को कृष की बात समझ आ रही थी। युग ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कृष ने उसे कहा था। उसने अपनी बाइक हल्की सी गाड़ी की साइड में मारी। देव को भी महसूस हुआ कि शायद किसी ने पीछे से उसे टक्कर मारी है। देव ने मिरर में देखा तो पीछे दो बाइक वाले गिरे हुए थे, और ये देखकर देव ने झटके से गाड़ी रोकी और उतरकर उन बाइक वालों के पास गया। दोनों सड़क पर आराम से लेटे हुए थे। देव को देखकर दोनों ने ही अपना घुटना पकड़ लिया। दोनों के चेहरे पर हेलमेट थे, इसीलिए देव ने उन्हें पहचाना नहीं। देव जैसे ही उनके पास आकर पंजों के बल बैठा, युग ने गुस्से में कहा, अंडरस्को अबे देव देखकर नहीं चला सकता गाड़ी। देव को आवाज जानी पहचानी से लगी और तभी कृष भी अपना पैर पड़कर चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को लग गई मेरे पैर में, हद करता है देव, तू अपने ही भाई की जान लेने पर तुला हुआ है। देव का ध्यान युग की बुलेट पर गया। अब जाकर देव को समझ आया कि ये दोनों तो उसके भाई हैं। देव ने युग का हेलमेट उतारा और फिर कृष का, और दोनों को देखकर गुस्से में बोला, अंडरस्को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? युग ने कहा, अंडरस्को पहले तू बता, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? और घर में पता है किसी को कि तू यहाँ है? आज तेरी सगाई हुई और आज ही तू गाड़ी लेकर निकल गया। निकला तो निकला, हमारी टांग और तोड़ दी। देव ने जैसे तैसे युग को उठाया। युग जानबूझकर लंगड़ा रहा था। देव ने युग को सहारे से सड़क पर एक बेंच पर बैठा दिया और फिर कृष को उठाकर उस बेंच तक लेकर आया। दोनों ही घुटने पकड़े हुए बेंच पर बैठे हुए थे और दोनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, जिसे वो देव से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देव बोला, अंडरस्को तुम्हें ज्यादा चोट लगी है, हॉस्पिटल चले।
युगना में गर्दन हिलाता, उससे पहले ही कृष थोड़ा दर्द में बोला, अंडरस्को, ये क्या पूछने की बात है, हाँ लेकर चल। तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ। फोन पर कोई और नहीं संजना का नाम फ्लैश हो रहा था। देव फोन रिसीव करता उससे पहले ही कृष चिल्लाता हुआ बोला, अंडरस्को, मुझे चोट लग गई, दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज कुछ करो। ना चाहते हुए भी देव को संजना का फोन इग्नोर करना पड़ा। अगले 1 घंटे में वो तीनों एक अस्पताल के कमरे में बैठे हुए थे और एक नर्स उनके सामने खड़ी थी। नर्स बोली, अंडरस्को, हाँ सर, दिखाए आपको कहाँ चोट लगी है। अब क्या दिखाए, वो चोट लगी होती तो दिखा भी देते। दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर देव बोला, अंडरस्को, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, दिखाओ कहाँ चोट लगी है, तभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तब तक मैं घर वालों को फोन कर देता हूँ। जैसे ही देव ने अपना फोन निकाला, युग बोला, अंडरस्को, नहीं यार, इतनी भी नहीं लगी कि घर वालों को डिस्टर्ब करें, और वैसे भी घर में कितना खुशी का माहौल है, ऐसे माहौल में हमें उनकी शांति भंग नहीं करनी चाहिए। देव ने कहा, अंडरस्को, वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तुम्हें कोई सीरियस इंजरी हुई तो। इतना कहकर देव ने नर्स को देखकर कहा, अंडरस्को, आप जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाइए। नर्स बोली, अंडरस्को, देखो सर, पहले मैं चेक करूंगी, उसके बाद ही डॉक्टर को कॉल करूंगी, आप प्लीज पेंट उतारिए। ये सुनते ही कृष और युग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों ने इतना तो सोचा ही नहीं था कि अस्पताल जाकर उन्हें पेंट भी उतारनी पड़ेगी। दोनों सोच ही रहे थे, तभी देव बोला, अंडरस्को, क्या हुआ, अब क्या पेंट भी नहीं उतार सकते। कृष ने सलाइवा गटकते हुए कहा, अंडरस्को, यार ये तो नस है, इसके सामने थोड़ी ना पेंट उतारेंगे। उसने नस को देखकर कहा, अंडरस्को, आप जाकर किसी मेल नस को बुलाकर लाइए। वो नस अब थोड़ा इरिटेट होकर बोली, अंडरस्को, ये क्या ड्रामा है, डॉक्टर को बुलाकर लाओ, मेल नस को बुलाकर लाओ, ये करो वो करो, चोट लगी भी है या ड्रामा कर रहे हो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हमें और भी पेशेंट देखने होते हैं। नर्स ने फिर देव को देखकर कहा, अंडरस्को, देखिए, बताइए ट्रीटमेंट करना है या नहीं, और नहीं करना तो आप सब जा सकते हो। देव नर्स से बोला, अंडरस्को, अरे आप गुस्सा मत होइए, वो क्या है ना, ये दोनों थोड़े शर्मीले हैं। देव ने इतना ही कहा था कि कृष और युग दोनों ही शर्माने की एक्टिंग करने लगे और देव उन्हें दांत पिसता हुआ देख रहा था। एक तो पहले ही देव संजना से नहीं मिल पाया, ऊपर से वो दोनों हॉस्पिटल में ड्रामा कर रहे थे। नर्स बोली, अंडरस्को, शर्मीले हैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पैरों का ट्रीटमेंट ही नहीं कराएंगे। देखिए, इन्हें कहिए पेंट उतारेंगे, तभी तो मैं देखकर बताऊंगी कि चोट कहाँ लगी है। देव ने अपने दोनों भाइयों को देखा और दोनों ने ना में गर्दन हिला दी। देव ने फिर से नर्स से कहा, अंडरस्को, आप एक काम कीजिए, नीचे से इनकी पेंट काट दीजिए। नर्स को देव का आइडिया सही लगा। वो अपने साथ एक सीजर लेकर आई और उसने पहले कृष का पैर पकड़ा और उसके पैर को टेबल पर रखा, फिर धीरे धीरे कृष की पेंट उसके घुटने तक काट दी। नर्स ने जैसे ही कृष का घुटना देखा, वो हैरान होकर बोली, अंडरस्को, इसमें तो बिल्कुल चोट नहीं लगी। ये सुनते ही देव की आंखें हैरानी से फैल गई और कृष उसने अपना घुटना पकड़कर दर्द से कर्राते हुए कहा, अंडरस्को, लगता है गुम चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज ठीक से देखिए। नर्स ने जैसे ही कृष के घुटने पर हाथ लगाया, कृष दर्द के मारे जोरों से चिल्लाया। 392 आराध्या अभिमान की हल्दी। नर्स अभी कृष का पैर देख रही थी। नर्स के अकॉर्डिंग कृष के पैर में तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जब भी नर्स कृष के पैर में हाथ लगाने की कोशिश करती और कृष जोरों से चिल्लाने लगता। नर्स को तो कृष पर गुस्सा आ ही रहा था, साथ में देव भी कृष और युग को आंखें दिखा रहा था और तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ। देव अपना फोन लेकर बाहर चला गया। जैसे ही देव अपना फोन लेकर गया वैसे ही कृष युग खड़े हो गए। कृष ने नर्स को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या कह रही थी तू कि हम ड्रामा कर रहे हैं, निकलो यहाँ से, वरना भी तुमने हमारे ड्राम देखे नहीं है। कृष ने ये बात ऐसे कही थी कि वो नर्स डर गई। वो नर्स बाहर जाने लगी, तभी युग बोला, अंडरस्को, और बाहर जाकर ना उस लंबे चौड़े लड़के को सच मत बता देना
वरना इसी अस्पताल में फैल जाएंगे और इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। वो नर्स चुपचाप वहां से चली गई। देव फोन रिसीव करके जैसे ही अंदर आया, दोनों भाई फिर से बैठ गए। देव बोला, अंडरस्को, क्या हुआ? हो गया तुम दोनों का ट्रीटमेंट? हाँ हो गया, बस एक स्प्रे मारा उसने, सारा दर्द चला गया, युग ने देव को जवाब देते हुए कहा। तभी कृष बोला, अंडरस्को, चलो अब घर चलते हैं। देव हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, हाँ चलो घर चलते हैं। तुम दोनों के एक्सीडेंट की वजह से मेरा और संजना का झगड़ा हो गया और अब मैं 2 दिन तक उससे मिल नहीं पाऊंगा। कृष ने कहा, अंडरस्को, देख यार, संजना को तुझ पर इतना तो यकीन होना ही चाहिए कि तू उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, लेकिन तेरे रिश्ते में मैंने एक बात अजीब है, संजना को तुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं। युग ने देव का मजाक बनाते हुए कहा, अंडरस्को, अबे कृष, संजना देव का पागल बना रही है, वरना तो खुद ही सोच, वो देव को किसी और से शादी करने के लिए कैसे कह सकती है। देव अपनी सफाई देता हुआ बोला, अंडरस्को, तुम दोनों संजना के पीछे इतना क्यों पड़े हो? वो मुझे प्यार करती है और सच्चा प्यार करती है, लेकिन मैं तुम दोनों को समझा नहीं सकता। उसने मुझे शादी करने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती है कि मैं ठीक से सो नहीं पाता और सरगम ही है जो मुझे सुला सकती है। तुम लोगों को संजना का सैक्रिफिस दिखाई नहीं दे रहा। उद्धरण चिन्ह। कृष और युग एक साथ बोले, अंडरस्को, संजना का सैक्रिफाइस। और फिर वो एक दूसरे को हैरान भरी आंखों से देखने लगे। देव ने दोनों को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम दोनों से तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर देव वहां से चला गया। देव के जाते ही युग और कृष हंसने लगे। युग ने कृष के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को, भाई संजना बहुत खतरनाक है, जितना हो सके इसे संजना से दूर रख, पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया, ककलमुही कहीं की। ये सुनते ही कृष हंसने लगा। फिर दोनों भाई बाहर आ गए। रघुवंशी मेंशन। आज हल्दी थी और मेंशन में हल्दी की तैयारी हो रही थी। लगभग सब तैयार हो गए थे। देव और सरगम दोनों एक झूले पर बैठे हुए थे, जहां उनका फोटो सेशन चल रहा था। दोनों ही येलो कलर के कपड़े में बहुत अच्छे लग रहे थे। देव अपनी शादी से खुश नहीं था, लेकिन दुखी भी नहीं था। वो तो पहले ही डिसाइड करके बैठा था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी, वैसे ही सरगम को एक मोटी रकम देख डाइवोर्स दे देगा। तभी हीर हल्दी का कटोरा लेकर आए और बोली, अंडरस्को, देव, सरगम, अब तुम दोनों यहाँ आकर बैठ जाओ, बस अब तुम्हारी हल्दी की रस्म होगी। देव और सरगम दोनों ही उस झूले से उठकर हीर की बताई हुई जगह पर आकर बैठ गए। तभी हीर ने देखा कि ना तो वहां आर्या है और ना ही दृष्टि। हीर ने आराध्या की तरफ हल्दी का कटोरा बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, आराध्या बेटा, इसे 2 मिनट पकड़ो, मैं दृष्टि और आर्या को बुलाकर लाती हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी और कटोरा हीर के हाथ से अपने हाथ में ले लिया। हीर जाने को हुई, लेकिन फिर वो पलटकर आराध्या से बोली, अंडरस्को, आराध्या, ये हल्दी बहुत शुभ की है, दूल्हा दुल्हन को ही लगनी चाहिए। कोई तुमसे शरारत करने के लिए इसमें से हल्दी मांगे तो देना मत। आराध्या बोली, अंडरस्को, हाँ हाँ बड़ी माँ, मैं किसी को नहीं दूंगी, आप जाओ, जाकर आंटी को बुला लो। हीर ने आराध्या को एक मुस्कुराहट पास की और वहां से चली गई। तभी वहां अभिमान अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ आया। अभिमन्यु आराध्या को देखा और उसने कटोरे की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, क्या हुआ, भीख मांगनी शुरू कर दी? आराध्या ने सबसे पहले आसपास नजर घुमाई। वो अनिरुद्ध को ढूंढ रही थी। उसे डर था कहीं अनिरुद्ध अभिमान की बात ना सुन ले, क्योंकि अगर अनिरुद्ध अभिमान की बात सुन लेता तो बिना इस बात की परवाह किए कि यहाँ कितने लोग खड़े हैं, वो अभिमान से लड़ने लग जाता। आराध्या ने फिर अभिमान को जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हारे इतने बड़े मेंशन में खड़े रहने के बाद अगर मुझे भीख मांगने की जरूरत पड़े तो तुम लोगों के लिए तो बड़ी शर्म की बात है। अभिमान गुस्से में बोला, अंडरस्को, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो? अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल किया करो। आराध्या भी अभिमान को जवाब देते हुए बोली, अंडरस्को, एग्जैक्टली, तुम्हें भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो। अभिमान गुस्से में बोला, अंडरस्को, आराध्या, भूलो मत, तुम मेरे घर में खड़ी हो।
आराध्या भी अकड़कर बोली, अंडरस्को, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ, भूलो मत कि तुम अपने ही घर में खड़े हो। मैंने शिवाय अंकल से शिकायत की तो अभी के अभी तुम्हें डांट पड़ जाएगी। याद है पहले भी एक बार मैंने तुम्हारी शिकायत की थी और तुम्हें आर्या आंटी के हाथ से थप्पड़ पड़ा था। ये सुनते ही अभिमान की मुठिया कस गई, उसके कानों में चांटे की आवाज गूंजने लगी। वो सुलगती हुई आंखों से आराध्या को देखने लगा। अभिमान ने गुस्से में आराध्या की तरफ एक कदम बढ़ाया तो आराध्या एक कदम पीछे हट गई। अभिमान गुस्से में आराध्या के बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। जैसे ही उसने आराध्या को अपनी तरफ खींचा, वैसे ही आराध्या के हाथ में जो हल्दी का कटोरा था, उसमें से हल्दी छलककर अभिमान के सफेद कुर्ते पर गिर गई। अभिमान और आराध्या लड़ रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान अभिमान और आराध्या पर नहीं था। सब देव और सरगम को ही देख रहे थे। अभिमान ने अपने कुर्ते पर हल्दी देखी तो चिढ़ते हुए आराध्या को डांटते हुए बोला, अंडस्को, दिखाई देना बंद हो गया, इलाज कर दो। तुम्हारी आंखों का ये क्या किया तुमने? आराध्या ने भी अपना हाथ झटकते हुए कहा, अंडस्को, मैंने नहीं किया, बल्कि तुमने किया। उल्टा तुमने एक अपशगुन कर दिया। ये हल्दी देव भैया को लगती थी, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ये तुम में लग गई। अभिमन्यु आराध्या को उंगली दिखाते हुए कहा, अंडस्को, एक तो तुमने मेरा कुर्ता खराब कर दिया, ऊपर से ब्लेम भी मुझ पर ही डाल रही हो। दोनों भाई बहन पागल खाने से छुटकर आए हो जो हर बात का ब्लेम मुझ पर डालते हो। आराध्या बोली, अंडस्को, ब्लेम नहीं डाल रही, सच बता रही हूँ। ये हल्दी शुभ की थी और ये हल्दी तुमने अपने कुर्ते पर खुद ही गिरा ली और अब गुस्सा भी करके दिखा रहे हो। अरे हम दोनों भाई बहन तो पागल खाने से छूट भी गए, लेकिन अगर तुम पागल खाने गए ना तो जिंदगी भर नहीं छूटोगे, तुम्हें इलाज की जरूरत है। अभिमान कुछ बोलता, उससे पहले ही अभिमान से थोड़ी दूर पर खड़ी हुई एक लड़की जो कि शायद उस घर में मेहमान आई हुई थी, वो लड़की अभिमान को देखकर हंसने लगी, जैसे उसका मजाक बना रही हो। अब अभिमान का गुस्सा दुगना हो गया। अभिमन्यु पहले उस लड़की को घूर कर देखा और वो लड़की फिर चुपचाप वहां से चली गई। आराध्या आकर बोली, अंडस्को, उसे क्या घूर कर देख रहे हो? अब तुम्हारे घर में आने वाले लोग हंसे बिना। अभिमान बोला, अंडस्को, वो मुझे देखकर हंस रही थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि यहाँ खड़े सारे लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे। आराध्या को अभिमान की बात समझ नहीं आई और तभी अभिमान ने आराध्या के हाथ से उस कटोरे को ले लिया और वो कटोरा आराध्या के सिर पर उल्टा कर दिया। उस कटोरे में जितनी भी हल्दी थी, वो सारी हल्दी आराध्या के सिर से होते हुए उसके बदन से नीचे तक उतर गई। ये देखकर आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। कटोरा जब बिल्कुल खाली हो गया तो अभिमान ने कटोरा टेबल पर रखा और हाथ बांधकर बोला, अंडस्को, अब तुम्हें भी देखकर सब हंसेंगे। और तभी आराध्या चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को, बेवकूफ इंसान, ये क्या किया तुमने? आराध्या के चिल्लाने से सब ने पीछे पलटकर देखा तो अभिमान और आराध्या दोनों ही उस हल्दी में रंगे हुए थे। आराध्या को अब गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारे कुर्ते पर थोड़ी सी हल्दी लगी थी, लेकिन तुमने मुझे पूरा हल्दी से रंग दिया, अभी बताती हूँ। इतना कहकर आराध्या ने जमीन पर पड़ी हुई हल्दी को अपने हाथ में भरा और अभिमान के कुर्ते पर रगड़ती हुई बोली, अंडस्को, ये लो, इसे जरा सी हल्दी क्या लगी, तुम पागल हो जाते हो, लेकिन अब मैं भी तुम्हें अच्छे से हल्दी लगाऊंगी। अभिमन्यु ने आराध्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंडस्को, पागल हो गई हो, पागल कुत्ते ने काटा है। कौन सी दुनिया से आई हो तुम? अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। आराध्या ने अपने हाथ झटके से छुड़वाए और फिर से जमीन से हल्दी उठाकर अभिमान के गले के पास लगाते हुए गुस्से में कहा, अंडस्को, हाँ पागल हो गई हूँ, तुमने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी, अब मैं तुम्हारी ड्रेस खराब करूंगी। पूरी रघुवंशी फैमिली और वहाँ सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे, खासकर शिवाय। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभिमान की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब शिवाय को भी आर्या की बात सही लगने लगी। क्या अभिमान की जुबान पर कुछ और होता है और दिल में कुछ और, वो हमेशा आराध्या से ही लड़ता है, चाहे गलती किसी की भी हो, जैसे उसे आराध्या से लड़ने में मजा आता हो, और ये बात शिवाय कहीं ना कहीं समझ रहा था। दोनों फिर से लड़ने लगे और तभी हीर वहां आई। हीर को देखकर आराध्या हीर के पास गई और रोते रोते बोली, अंडस्को, बड़ी माँ इतनी सारी हल्दी मेरे ऊपर उड़ेल दी।
अभिमान भी आगे आया और फिर से आराध्या की शिकायत करते हुए बोला, अंडरस्को बड़ी माँ, पहले इसने मेरे ऊपर हल्दी गिराई थी और ऊपर से मुझे उल्टा सीधा भी बोल रही थी। आराध्या गुस्से में अभिमान को देखकर बोली, अंडरस्को मैंने हल्दी गिराई नहीं थी, तुमने मेरा हाथ पकड़कर खींचा था। अभिमान भी गुस्से में बोला, अंडरस्को तुमने कटोरा ठीक से पकड़ा ही नहीं था, जानबूझकर कटोरा उछाल दिया ताकि मेरे कपड़े खराब हो जाए। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और हीर आर्या की तरफ देख रही थी। हीर को समझ आ रहा था कि शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर है, वरना वो ऐसे ही उन दोनों की हल्दी नहीं करवाता। तभी आर्या ने हीर के चेहरे के भाव को समझकर कहा, अंडरस्को चाची कोई बात नहीं बच्चे हैं, मैं अभी पंडित जी से कहकर दूसरी हल्दी तैयार करवा देती हूँ। हीर ने पलटकर आर्या को देखा और बोली, अंडरस्को तुम समझ नहीं रही आर्या, ऐसा तो नहीं कि कान्हा जी हमें कोई संदेश देना चाहते हो और हमें समझ न आ रहा हो। आर्या भी आराध्या और अभिमान को देख रही थी, वो दोनों अब भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। आर्या बोली, अंडरस्को चाची मुझे तो बहुत पहले से लगता था, लेकिन शिवाय नहीं मानते बाकी। देखो अगर बाकी इन दोनों को एक साथ रहना है तो कान्हा जी हमें एक और संदेश देंगे। हीर ने हमें गर्दन हिला दी और फिर उन दोनों को देखकर बोली, अंडरस्को अब तुम दोनों चुप हो जाओ, कम से कम इस बात की शर्म तो करो कि इस मेंशन में मेहमान आए हुए हैं। हीर ने फिर अभिमान को देखकर कहा, अंडरस्को तू तो समझदार है ना, तू चुप हो सकता है, तू लड़का है, तुझे ऐसे लड़की से बात नहीं करनी चाहिए। अभिमान ने हाथ मिलाकर कहा, अंडरस्को यही तो प्रॉब्लम है इस घर की कि जब भी मेरी और उसकी लड़ाई होती है सब इसी की तरफ होते हैं। सबको लगता है कि आराध्या तो बहुत अच्छी है और खराब अभिमान, इसलिए मेरा मन ही नहीं करता इस घर में रहने का। देव की शादी हो जाएगी, चला जाऊंगा और फिर मुझे इस लड़की की शक्ल कभी नहीं देखनी पड़ेगी। आराध्या भी गुस्से में बोली, अंडरस्को जिसकी गलती होती है ना बड़ी माँ उसे ही डांटती है, तुम्हारी गलती थी, मैं चुपचाप कटोरा लेकर खड़ी थी, तुमने ही आकर मुझे कहा। आराध्या तुमने क्या भीख मांगना शुरू कर दिया? अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही हीर ने अभिमान की बाजू को पकड़कर कहा, अंडरस्को अभी की अभी कमरे में जाओ, कपड़े चेंज करके वापस आओ, हल्दी की रस्म शांति से हो जाने दो। अभिमान ने कुछ नहीं कहा और वो फिर गुस्से में अपने कमरे में चला गया। 393 बड़े पापा कहाँ सोएंगे? आर्या ने फिर आराध्या को देखकर प्यार से कहा, अंडरस्को जा बेटा तू भी चेंज कर ले, तू जानती तो है अभिमान को। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाए और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों ही फ्रेश होकर अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। तभी युग ने कृष के कान में कहा, अंडरस्को क्या बात है, हल्दी किसी और की और हल्दी मना किसी और ने ली। थोड़ी देर में देव और सरगम की हल्दी की रस्म शुरू हो गई। सब एक एक करके देव और सरगम को हल्दी लगाने लगे। मीरा तो अपनी बहन को देखकर खुश थी। सरगम ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि वो रघुवंशी खानदान जैसी रेप्यूटेड फैमिली की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। देखते ही देखते हल्दी की रस्म खत्म हो गई। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, जैसे उसे किसी ने बहुत मार हो। और तभी उस कमरे का गेट खुला। गेट खुलने की वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ी, जिस वजह से उसने अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। और तभी उस कमरे में दो आदमी आए। वो दोनों आदमी आकर उस चेयर पर बैठे हुए आदमी के सामने खड़े हो गए। वो दो आदमी कोई और नहीं शिवाय और दिव्यांश थे। शिवाय ने उस आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अंडरस्को कुछ याद आया या और मार खानी है? आदमी बोला, अंडरस्को मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। दिव्यांश ने एक पंच बनाया और उस आदमी के मुंह पर मारकर कहा, अंडरस्को अगर तुझे छोड़ना होता तो बहुत पहले छोड़ देते। जो पूछा गया है उसका जवाब दे, कहाँ है हमारी बच्ची? दिव्यांश के पंच मारने से उस आदमी के मुंह से खून आने लगा। वो आदमी एक बार फिर बोला, अंडरस्को मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है। शिवाय ने गुस्से में उस आदमी का गला पकड़कर चिल्लाते हुए कहा,
अंडरस्को साले तू था ना जो हमारी बेटी को किडनैप करके लेकर गया था। तब नहीं सोचा था किस खानदान की लड़की को उठाकर ले जा रहा है, या मेरे बारे में सुना नहीं था। इतना कहकर शिवाय ने भी उस आदमी के मुंह पर एक मुक्का छोड़ दिया। वो आदमी लगभग अधमरी हालत में आ गया। शिवाय उसे और मारता उससे पहले ही दिव्यांश ने शिवाय को पढ़कर कहा, अंडरस्को शिवाय ऐसे तो ये मर जाएगा और हमें कभी अपनी बेटी नहीं मिलेगी। शिवाय बोला, अंडरस्को दिव्यांश इससे बोल कि हमें हमारी बेटी का पता देगा, वरना सच कहता हूँ इसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। दिव्यांश ने गुस्से में उस आदमी को देखा तो आदमी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अंडरस्को मैं सच कहता हूँ, मुझे बस किडनैप करने के पैसे दिए थे, मैंने पैसे लिए और उसके हाथ में आपकी बेटी दे दी, इसके बाद में कुछ नहीं जानता। दिव्यांश ने उस आदमी के कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को किसके कहने पर किडनैपिंग की थी, नाम बताओ उस आदमी का, बता दे वरना सच कहता हूँ आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो आदमी गिड़गिड़ाता हुआ बोला, अंडरस्को मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता, मुझे पैसे की जरूरत थी और मैंने किडनैपिंग की, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अचानक ही शिवाय ने कुछ सोचकर कहा, अंडरस्को ठीक है तेरी बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन आज के बाद तूने पैसे की लालच में कोई भी क्राइम किया तो शिवाय रघुवंशी तुझे वही मार देगा। वो आदमी अधमरी हालत में पहले से ही था, फिर भी हाथ जोड़कर हाँ में गर्दन हिलता हुआ बोला, अंडरस्को बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। शिवाय ने उसे इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को फिर जा, चला जा यहाँ से। वो आदमी उठा और धीरे से उस जगह से बाहर जाने लगा। उसे तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। जब वो आदमी बाहर आया तो वहाँ पर बहुत सारे खेत थे, शायद वो खेतों के बीचों बीच किसी घर में बंद था। वो आदमी लड़खड़ाते कदमों से रोड पर चलने लगा। वही दिव्यांश ने पूछा, अंडरस्को तूने इसे जाने क्यों दिया, हमारे पास अपनी बच्ची को बचाने का वही एक सुराग था और उसे ही तूने जाने दिया। शिवाय बोला, अंडरस्को वो सच बोल रहा है, उसे बस किडनैपिंग करने के पैसे दिए थे, बाकी उसे कुछ नहीं पता। अब चल, जिसने भी उसे किडनैपिंग के पैसे दिए थे वो इस आदमी से मिलने जरूर आएगा। दिव्यांश शिवाय की प्लानिंग को समझ गया और फिर दोनों ही भाई वहां से बाहर आए। उन दोनों ने देखा तो वो आदमी सड़क पर पैदल जा रहा था। थोड़ी देर में सामने से एक वैन निकली। उसे देखकर शिवाय बोला, अंडरस्को दिव्यांश गाड़ी निकाल, इस वैन में इस आदमी को किडनैप करके लेकर जाएंगे। और जैसा शिवाय ने कहा वैसा ही हुआ। उस वैन में से दो आदमी उतरे और उन्होंने उस आदमी को उठाकर वैन में बैठा लिया और अगले ही पल वो वैन हवा से बातें करने लगी। तब तक दिव्यांश ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। शिवाय दिव्यांश के बराबर में बैठा था और दिव्यांश ने भी गाड़ी वैन के पीछे लगा दी। करीब 20 मिनट बाद वो वैन एक जगह जाकर रुकी और उसने सड़क पर उस आदमी को फेंक दिया। ये देखकर दिव्यांश और शिवाय दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वो वैन उस आदमी को फेंक कर चली गई और शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि उस वैन में बैठे लोगों ने उस आदमी को मार दिया। शिवाय और दिव्यांश जल्दी से गाड़ी से उतरे और उस आदमी के पास गए तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। शिवाय ने उस आदमी की कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को जिन लोगों के लिए तूने किडनैपिंग की थी वो आदमी तुम्हें मार कर चले गए। मरते मरते एक काम तो अच्छा कर दो, बता दो किसने तुम्हें पैसे दिए थे। वो आदमी बोलने की हालत में नहीं था क्योंकि उसके गले पर चाकू मारा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक ही शब्द कहा, अंडरस्को वो कोई औरत थी। ये सुनते ही शिवाय और दिव्यांश दोनों की आंखें फिर से फैल गई और अगले ही पल उस आदमी ने दम तोड़ दिया। दूसरी तरफ रघुवंशी मैंशन में आज देव और सरगम की मेहंदी थी। पूरी फैमिली खुश थी, सब डांस कर रहे थे। मीरा और सरगम दोनों ही खुश थे। आराध्या भी डांस करते करते थक गई थी, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेहंदी का फंक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। मीरा और सरगम दोनों अपने कमरे में थी। सरगम के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मीरा के हाथ की मेहंदी सूख गई थी, इसलिए वो सरगम के कपड़े चेंज करवाने में हेल्प कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बहन नाइट सूट पहनकर बालकनी के झूले पर जा बैठी। दोनों के चेहरे बता रहे थे कि वो कितना खुश है।
कितनी जल्दी उन दोनों की जिंदगी बदल गई थी। और तभी उस कमरे में देव आया। देव ने सरगम को आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को, सरगम कहाँ हो तुम? सरगम बोली, अंडरस्को, देव सर, मैं बालकनी में हूँ। देव बालकनी की तरह बढ़ गया। देव सरगम को देखकर कुछ बोलता, तभी उसकी नज़र मीरा पर गई। देव ने मीरा को देखकर कहा, अंडरस्को, मीरा तुम्हें बड़ी माँ बुला रही है। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से उठकर चली गई। मीरा के जाते ही देव एक उबासी लेकर बोला, अंडरस्को, सरगम मुझे नींद आ रही है। ये सुनते ही सरगम ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए और देव को अपने पास आने का इशारा किया। देव 2 कदम बढ़ा और उसने सरगम को गले लगा लिया और फिर अपना चेहरा सरगम के गले में छुपाता हुआ बोला, अंडरस्को, मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नींद ही नहीं आई, प्लीज मुझे सुला दो। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मेरी मेहंदी खराब मत करना, सुला दूंगी। देव ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और अगले ही पल देव सरगम को गोद में उठाकर कमरे में ले आया। फिर उसने सरगम को बेड पर बैठाया और खुद सरगम की थाई पर सिर रखकर लेट गया और उसने अपने दोनों हाथ सरगम की कमर पर लपेट दिए। और ये देखकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया जो देव ने शादी से पहले कहा था कि उसकी बीमारी ठीक होते ही वो उसे डिवोर्स दे देगा। यही सब सोचकर सरगम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। सरगम ने थोड़ी देर में महसूस किया कि देव सो गया, लेकिन देव ने सरगम को इतनी कसकर पकड़ हुआ था कि सरगम हिल भी नहीं सकती थी। ऊपर से सरगम की मेहंदी भी गीली थी। वो अपनी मेहंदी भी खराब नहीं करना चाहती थी और अचानक ही सरगम का ध्यान अपने हाथ की मेहंदी पर गया जहां लिखा हुआ था देव की सरगम। उस मेहंदी को देखकर सरगम खुद से ही बोली, अंडरस्को, काश ये नाम हमेशा ऐसा ही रहे। दूसरी तरफ मीरा जब हीर के कमरे में गई तो उसकी नज़र सीधा कृष से टकरा गई। हीर के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और कृष हेयर ड्रायर से अपनी माँ के हाथों की मेहंदी सुखा रहा था। जैसे ही कृष ने मीरा को देखा, उसने हेयर ड्रायर बंद किया और बोला, अंडरस्को, ए छुटकी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही? तभी हीर बोली, अंडरस्को, क्या हुआ मीरा, वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। मीरा अंदर आकर बोली, अंडरस्को, बड़ी माँ आपने बुलाया। हीर ने हैरानी से कृष को देखा और फिर मीरा को देखकर बोली, अंडरस्को, नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। तभी मीरा बोली, अंडरस्को, नहीं, देव जीजू ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। हीर को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कृष समझ गया कि शायद उसे नींद आ रही होगी और वो खुद से नहीं सो पा रहा, इसीलिए सरगम के कमरे में चला गया। तभी कृष बोला, अंडरस्को, अरे माने नहीं, तुम्हें मैंने बुलाया है। मीरा ने घूरती नजरों से कृष को देखा और चूहे की आवाज निकालकर बोली, अंडरस्को, क्यों बुलाया है? कृष बोला, अंडरस्को, आओ बैठो। मीरा कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही हीर बोली, अंडरस्को, हाँ मीरा, अब आ ही गई हो तो बैठो। वैसे भी जब से तुम आई हो मैंने तो तुमसे बात ही नहीं की, आओ बैठो, मैं इतने में मेहंदी धोकर आती हूँ। इतना कहकर हीर वॉशरूम में चली गई, लेकिन मीरा जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। वैसे भी उसे कृष से डर लगता था। थोड़ी देर में हीर वापस आई। उसने मीरा का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हुए कहा, अंडरस्को, बेटा, अब तो ये तुम्हारा घर है ना, तो इतना क्यों शर्मा रही हो, आओ बैठो। इतना कहकर हीर ने मीरा को सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके पास बैठती हुई बोली, अंडरस्को, अच्छा बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? मीरा ने हमें गर्दन हिला दी। हीर और मीरा बातें करने लगी और कृष बेड पर बैठकर दोनों को देखने लगा। कृष का ध्यान उनकी बातों में बिल्कुल नहीं था, वो तो बस मीरा को निहार रहा था। मीरा सच में बहुत खूबसूरत थी और जब से वो मेंशन आई थी तब से उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो गया था, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी थी। तभी कृष ने महसूस किया कि मीरा बात तो कर रही है लेकिन उसे नींद आ रही है। कृष बोला, अंडरस्को, ए छुटकी, नींद आ रही है? मीरा ने भारी पलकों से हाँ में गर्दन हिला दी और फिर उसने हीर को देखकर धीरे से कहा, अंडरस्को, बड़ी माँ, मैं जाऊं? मीरा जैसे ही उठने को हुई, हीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, अंडरस्को, आज तुम मेरे पास सो जाओ।
मीरा ने हीर से बड़ी ही मासूमियत से अटपटा सा सवाल किया, अंडरस्को तो फिर बड़े पापा कहाँ सोएंगे? ये सुनते ही हीर और कृष दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे और मीरा उसे समझ आया कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया। वो फिर खुद पर शर्मिंदगी महसूस करने लगी और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। हीर ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास लेकर आई और फिर उसके गाल पर हाथ लगाकर बोली, अंडरस्को तुम बड़े पापा की चिंता मत करो, हमारा मेंशन बहुत बड़ा है, उन्हें तो मैं कहीं भी सोने के लिए भेज दूंगी, तुम आ जाओ, मेरे पास सो जाओ। इतना कहकर हीर ने अपनी दोनों बाहें फैलाए और अचानक ही मीरा थोड़ी सी भावुक हो गई। उसने तो कभी भी माँ का प्यार महसूस ही नहीं किया था। उसकी आंखें लगभग छलकने वाली थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर उसने हीर की गोद में अपना सिर रखा और सोफे पर ही लेट गई और कुछ ही सेकंड में मीरा नींद की आगोश में जा चुकी थी। हीर ने कृष से कहा, अंडरस्को कृष मीरा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दो, मुझे वॉशरूम जाना है। कृष ने हमें गर्दन हिलाई और बेड से उतरकर सोफे पर आया। उसने मीरा को गोद में उठा लिया और हीर वॉशरूम में चली गई। कृष मीरा को गोद में उठाकर निहार रहा था और तभी कमरे में हर्षवर्धन आ गया। कृष का ध्यान हर्षवर्धन पर था ही नहीं, उसका पूरा ध्यान तो मीरा की खूबसूरती में था। और तभी हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को कृष ये क्या है? 394 जूते छुपाए। अपने पापा को कमरे में देखकर कृष की तो सिटी पट्टी गुम हो गई। ऊपर से कृष ने मीरा को गोद में उठाया हुआ था और मीरा उसे तो सुध ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। शायद बहुत ज्यादा थकने की वजह से उसे होश ही नहीं रहा। हर्षवर्धन तो आंखें फाड़े अपने बेटे को देख रहा था। हर्षवर्धन ने दांत पीसते गुस्से से कहा, अंडरस्को ये क्या हो रहा है कृष? कृष ने अपना सलाइवा गेटकते हुए बोला, अंडरस्को पापा को ये मेरे कमरे में आई थी, मतलब ये हमारे कमरे में आई थी, मतलब ये आपके कमरे में आई थी, मतलब माँ ने मुझे कहा कि इसे गोद में उठा लो, मतलब आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप माँ से पूछ लो, मतलब माँ बाथरूम में, सच्ची कह रहा हूँ, यकीन नहीं आता तो माँ से पूछ लो। हर्षवर्धन तो हैरानी से कृष को देख रहा था और तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, फिर उसकी जान में जान आ गई। कृष भी मीरा को गोद में लेकर खड़ा हुआ था। उसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो मीरा को बेड पर लेटा दे। और तभी हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, अंडरस्को तुमने कहा अपने बेटे से कि इस लड़की को गोद में उठाकर खड़ा हो जाए। हीर बोली, अंडरस्को नहीं, ये तो मैं नहीं कहा था। ये सुनते ही कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी माँ कितनी जल्दी पलट गई थी। कृष्ण ने अपनी माँ की तरफ देखकर गुस्से में कहा, अंडरस्को ये क्या बोल रही हो माँ? आपने नहीं कहा मुझे कि इसे उठाकर लेटा दे। हीर बोली, अंडरस्को हाँ यही कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि गोद में उठाकर खड़ा रहे। ये कहा था कि लेटा दे। लेटाता क्यों नहीं, खड़ा क्यों है? कहीं तुझे मीरा को देखकर कोई फीलिंग आने लगी है? देख अगर ऐसा है तो हमें बता दे, लगे हाथ तेरे भी हाथ पीले कर दूंगी। लेकिन ये क्या तू इसे लेकर खड़ा हुआ है? कृष का तो मन कह रहा था, कैसे है मेरे माँ बाप, उसके ऊपर चढ़े जा रहे थे। कृष ने सबसे पहले मीरा को बेड पर लिटाया और फिर दोनों को देखकर हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मेरी शादी के बारे में आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सोच लूंगा। कृष ने फिर अपने पापा की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को और मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस इसे गोद में उठाकर बेड की तरफ आ ही रहा था और तभी आप आ गए। बाकी मेरा और मीरा का कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर वो एक और मिनट उस कमरे में नहीं रुका और भाग गया। उसके जाते ही हीर को हंसी आ गई और हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में हीर से कहा, अंडरस्को तुम पागल हो गई हो, जवान लड़की को कृष को उठाने के लिए बोल दिया। हीर बोली, अंडरस्को आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, हमारा कृष ऐसा नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को तुम्हें कैसे पता हमारा कृष ऐसा नहीं है? हो सकता है इससे भी ज्यादा बदमाश हो, हमें क्या पता, घर में रहता नहीं है, सवालों के जवाब नहीं देता, अपनी ही धुन में रहता है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा अच्छा है। हीर हर्षवर्धन के थोड़ा सा करीब आई और उसके कुर्ते के कॉलर को ठीक करती हुई बोली, अंडरस्को हाँ मैं जानती हूँ मेरा बेटा अच्छा है,
क्योंकि वो बिल्कुल अपने पापा पर गया है और उसके पापा बहुत अच्छे हैं समझे, और मेरे बेटे पर इल्जाम मत लगाओ। उसे मैंने ही कहा था कि वो मीरा को गोद में उठाकर बेड पर लेटा दे। अब आप जाओ, जाकर कहीं और सो जाओ, आज तो मीरा मेरे पास सोएगी। हर्षवर्धन ने एक नज़र मीरा को देखा और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को, वैसे एक बात कहूँ, क्यों ना हम इसे अपनी बहू बना ले, कितनी प्यारी बच्ची है। हीर बोली, अंडस्को, वही तो, ये अभी बच्ची है और कृष को आप जानते हो, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट बनता है, ये मत सोचो कि मुझे अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, कृष के सामने तो ये बुद्धू है। हर्षवर्धन हंसकर बोला, अंडस्को, हाँ, जैसे मेरे सामने तुम बुद्धू थी। ये सुनते ही हीर की आंखें हैरानी से फैल गई और हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, अच्छा, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, सो जाओ मीरा के पास। इतना कहकर हर्षवर्धन ने एक बार फिर मीरा के बालों पर हाथ रखा और फिर उसे मन ही मन आशीर्वाद देकर चला गया। अगली सुबह देव ने आंखें खोली और एक अंगड़ाई तोड़ी। देव ने कल रात एक बहुत अच्छी नींद ली थी। देव ने महसूस किया कि उसने अपना सिर सरगम की थाई पर रखा हुआ है और सरगम तो बैठी बैठी ही सो गई। देव ने अपना सिर उठाया और सरगम को देखने लगा और फिर ना जाने क्यों मन ही मन सोचकर बोला, अंडस्को, सरगम, काश तुम मुझे संजना से पहले मिली होती। देव धीरे से उठा था कि सरगम डिस्टर्ब ना हो जाए, फिर उसने सरगम को धीरे से ही बेड पर ठीक से लेटा दिया क्योंकि सरगम तो ठीक से सोई नहीं थी, और फिर वो उस कमरे से धीरे से निकल गया। आज देव की शादी का दिन था तो पूरा मेंशन में सजावट हो रही थी। घर की औरतें तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। शिवाय रघुवंशी इंडस्ट्रीज झूम रहा था। उसके हाथ में उसका मोबाइल था जिसमें वो कुछ सर्च कर रहा था। शिवाय की शक्ल से ही पता चल रहा था कि इस वक्त वो कितना टेंशन में है। और तभी केबिन का गेट खुला। शिवाय ने गेट की तरफ देखा तो वहां दिव्यांश खड़ा हुआ था। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, अंडस्को, कुछ पता चला? दिव्यांश ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, कुछ भी पता नहीं चला। हमें नहीं पता वो औरत कौन है जिसने उस आदमी को हायर किया हुआ था। मैंने अपने सारे घोड़े दौड़ा लिए लेकिन यकीन मानो मुझे कुछ पता नहीं चला। शिवाय बोला, अंडस्को, ऐसे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। हमारी बेटी कहाँ है? घर में किसी को बता नहीं सकते। पता नहीं किसी हालत में होगी हमारी बेटी, जिंदा भी है या मर गई। कहते हुए शिवाय के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। दिव्यांश 2 कदम आगे बढ़ा। उसने शिवाय को गले लगाते हुए कहा, अंडस्को, ऐसा मत बोल यार, हमारी बेटी जिंदा है। मेरा दिल कहता है हमारी बेटी घर आएगी। शिवाय बोला, अंडस्को, कितने ही सालों से तो ढूंढ रहे हैं, अब तक तो नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। सोचा था देव की शादी हो रही है तो हमारी बेटी भी इन खुशियों में शामिल हो जाती, लेकिन पता नहीं कहाँ है हमारी बेटी। दिव्यांश ने शिवाय को चेयर पर बैठाया और उसके पास बैठता हुआ बोला, अंडस्को, देख शिवाय, हम ऐसे टूट नहीं सकते। हम अपनी बेटी को तब तक ढूंढेंगी जब तक वो मिल नहीं जाती। शिवाय चिल्लाता हुआ बोला, अंडस्को, लेकिन दिव्यांश, कोई सुराग तो मिले। कहाँ ढूंढे उस औरत को जिसने हमारा सुख चैन सब छीन लिया? मैं सच कहता हूँ, अगर मुझे वो औरत मिल गई ना तो एक ही गोली में जान से मार दूंगा। दिव्यांश खड़ा हो गया और केबिन में चक्कर लगाता हुआ बोला, अंडस्को, शिवाय, कुछ तो याद कर। कोई तो होगी जो हमारी नजरों में आ नहीं रही, ये जो हमारे ध्यान से छूट रही है। कोई तो है जो छूट रही है। हम अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते, लेकिन कोई तो बचा है जिस वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। कहीं रणविजय सिंह राणा के बच्चे तो नहीं? शिवाय बोला, अंडस्को, रणविजय सिंह राणा तो कब का इंडिया छोड़कर भाग गया, और मैंने पता लगाया था तो उसकी मौत हुए भी 2 साल हो गए। वो ये सब नहीं करेगा। दिव्यांश बोला, अंडस्को, नहीं शिवाय, हम अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझ सकते। मुझे लगता है हमें फिर से रणविजय सिंह राणा के बारे में पता लगवाना चाहिए। शिवाय को दिव्यांश की बात सही लग रही थी। शिवाय बोला, अंडस्को, शायद तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर शिवाय ने अपनी जेब में से फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, अंडस्को, रणविजय सिंह राणा, मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रघुवंशी मेंशन।
शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दिव्यांश शिवाय जब घर पहुंचे तो लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। आर्या ने दिव्यांश और शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को आप दोनों अब आ रहे हैं। मैं कब से फोन कर रही हूँ, चलिए जाकर तैयार हो जाए वरना चाचा गुस्सा करेंगे। दोनों ने हमें गर्दन हिलाए और अपने अपने कमरे की तरह बढ़ गए। थोड़ी देर में देव और सरगम दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे। दोनों ही पंडित जी के कहे अनुसार हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जैसे सच में कोई राजकुमार किसी परी से शादी कर रहा हो। लाल रंग के सुर्ख जोड़े में सरगम की खूबसूरती का तोड़ नहीं था और देव वो तो था ही राजकुमार। हीर ने दोनों को देखकर नजर उतारते हुए कहा, अंडस्को मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। तभी दृष्टि ने हीर को साइड से गले लगाते हुए कहा, अंडस्को नहीं लगेगी चाची, मेरा बेटा लाख नालायक सही, लेकिन ये डिसीजन उसने अच्छा लिया है कि टाइम से शादी कर ली। आर्या भी उनके पास आकर बोली, अंडस्को बस अब मेरा अभिमान भी मान जाए, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि वो मानेगा। इतना कहकर आर्या ने अभिमान की तरफ देखा और हैरान हो गई, क्योंकि अभिमान की नजरें आराध्या पर थी, जो मंडप के पास खड़ी हुई सरगम देव को देख रही थी। आर्या बोली, अंडस्को कहा ये लड़का खुलकर बात कब करेगा, अगर पसंद है तो बता देना, इसी मंडप में इसकी भी शादी कर दूंगी, लेकिन नहीं अपने बाप के जितना एटीट्यूड दिखाएगा। थोड़ी देर में पंडित जी ने कहा, अंडस्को जजमान कन्या के माता पिता को बुलाए, वो कन्यादान कर देंगे। ये सुनते ही सरगम की आंखों में हल्का सा पानी आ गया और मीरा जो कि आराध्या के पास खड़ी थी, उसकी आंखें भी नम हो गई। शिवाय ने सरगम मीरा को देखा तो पंडित जी से कहा, अंडस्को पंडित जी कन्या के माँ बाप तो नहीं है, सास ससुर कर सकते हैं। पंडित जी ने शिवाय को ना करते हुए कहा, अंडस्को नहीं जजमान ये नहीं कर सकते, हाँ कोई और कर सकता है। शिवाय ने वरदान की तरफ देखकर कहा, अंडस्को पापा जी आप ही कर दो, वैसे भी आपको तो कन्यादान करने का एक्सपीरियंस हो चुका है। वरदान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वरदान बोला, अंडस्को ठीक है मैं कर देता हूँ। वरदान ने वंशिका का हाथ पकड़ा और मंडप में आ गया। वरदान और वंशिका दोनों ने मिलकर विधि विधान से सरगम का कन्यादान कर दिया और आखिर में वंशिका ने सरगम के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को बेटा हम सिर्फ नाम का कन्यादान नहीं कर रहे, अगर तुम्हें फ्यूचर में देव परेशान करे या तुम्हारा कभी भी मन हो तो तुम बिना सोचे समझे राजावत हाउस आ सकती हो, समझी। सरगम ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी और तभी वरदान बोला, अंडस्को देव आज से मैं और वंशिका सरगम के माँ पापा हैं, इसलिए हमारी बेटी को परेशान मत करना, समझा। देव ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। देखते देखते देव और सरगम की शादी हो गई। क्योंकि सरगम मेंशन में ही रहती थी, इसलिए विदाई की तो कोई रस्म ही नहीं थी, लेकिन हाँ जूता चुराई की रस्म थी। लेकिन मीरा ने तो जूते भी नहीं चुराए, वो तो चुपचाप आराध्या के पास ही खड़ी रही और तभी देव मीरा के पास आकर बोला, अंडस्को तुम्हें जूते छुपाई पैसे नहीं चाहिए। मीरा ने ना में ही गर्दन हिला दी। हीर ने मीरा के सिर पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को मीरा लेकिन ये तो रस्म है, तुम जो भी देव से मांगोगी देव को देना पड़ेगा। मीरा तो अपनी मासूमियत के चलते बोली, अंडस्को लेकिन मैंने तो जूते छुपाए नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। तभी आराध्या ने देव के पैर पर हाथ मारा और देव हैरानी से आराध्या को देखने लगा। आराध्या बोली, अंडस्को जूते निकालो अपने। देव ने अपने जूते निकाल दिए और आराध्या उन जूते को उठाते हुए बोली, अंडस्को चलो मीरा की तरफ से मैं तो आपसे पैसे मांग लेती हूँ, चलो देव भैया जल्दी से मुझे 5000 रुपये दे दो। ये सुनते ही अभिमान को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, अंडस्को देखा आराध्या ने अपनी औकात जितना ही मांगा है। अभिमान की बात सुनकर सबने आंखें बंद कर ली, क्योंकि सब जानते थे अभिमान मानने वाला नहीं है। वही अनिरुद्ध अभिमान को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कोई भी आराध्या पर कमेंट करें, ये अनिरुद्ध को पसंद नहीं था। अनिरुद्ध ने आराध्या को बहन समझकर नहीं, बेटी समझकर बड़ा किया था। फिर आराध्या वहां कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अभिमान को आंखें दिखाई और अभिमान ने कंधे उचका कर कहा, अंडस्को मुझे क्या देख रही हो,
बड़ी माँ सही तो कहा मैंने, खुद ही सोचो इसने देव से सिर्फ 5,000 रुपये मांगे हैं। वैसे सही भी है, अपनी औकात में ही मांगे। अभिमान ने फिर आराध्या को देखकर कहा, अंडस्को वैसे तुम ज्यादा भी मांगती तो मेरा भाई तुम्हें ज्यादा पैसे भी दे देता। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी, उसे सच में अभिमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अभिमान जरूरत से ज्यादा बोलने लगा था। तभी अभिमान ने फिर कहा, अंडस्को क्या हुआ, आज तुम्हारे पास जवाब नहीं है। आराध्या दांत पीस कर रह गई, क्योंकि वो सबके सामने अभिमान से लड़ना नहीं चाहती थी। खान बीबी के आदमियों ने मीरा पकड़ा। आराध्या को अभिमान की बात बुरी लग रही थी, लेकिन सबके सामने वो चुप रह गई। क्योंकि वो अभिमान से लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि इसका जवाब तो वो अभिमान को देकर रहेगी। आराध्या ने अभिमान को पूरे तरीके से इग्नोर किया और देव को देखकर बोली, अंडस्को हाँ तो बताओ देव भैया 5,000 रुपये दोगे कि नहीं। अभिमान को फिर से हंसी आ गई। आर्या ने अभिमान की बाजू पर एक कसकर मारकर धीरे से कहा, अंडस्को फिर तू कहता है कि माँ मुझे मारती है, और तेरे साथ साथ रीडर भी कहते हैं। अब तेरी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, चुप हो जा वरना सच कहती हूँ कोई नहीं बचा पाएगा। देव आराध्या और मीरा को देख रहा था। देव ने आराध्या को देखकर आंखें छोटी की और प्यार से बोला, अंडस्को अभिमान की बात का बुरा मत मानना, तुम तो उसे मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो, ऐसे ही है मुंह फट। इतना कहकर देव ने अपनी जेब में से पैसे निकाले और आराध्या के हाथ में रख दिए। आराध्या ने वो पैसे मीरा के हाथ में रखकर कहा, अंडस्को बड़ी माँ ने सही कहा, ये नेग होता है, रस्म होती है, इन पैसों पर तुम्हारा हक है, अब तुम इन पैसों का कुछ भी करो समझी। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो पैसे रख लिए। कृष तो अपने पापा के पास खड़ा हुआ, मीरा को ही देख रहा था। कृष तो पता भी नहीं था कि मीरा कब उसके दिल में घर करके बैठ गई। वो जब जब मीरा को देखता तब तब उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आती, लेकिन तब तब उसे वो रात भी याद आती जो वो बिल्कुल भूल चुका था, और मीरा ही उसे बता सकती थी कि उस रात ऐसा क्या हुआ जो मीरा उससे इतना डरने लगी। आखिरकार देव की शादी हो ही गई। करीब 2 घंटे बाद सरगम एक डेकोरेट हुए कमरे में बैठी हुई थी। सरगम की आंखों में हल्का सा पानी था। वो जानती थी कि ये शादी बेबुनियाद है, फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद उसका और देव का रिश्ता सुधर जाए, और वो ये भी जानती थी कि आज रात देव उसके पास नहीं आएगा। सरगम अपने भारी भरकम लहंगे को लेकर बालकनी में आ गई। सरगम ने बालकनी के नीचे देखा तो वहां देव फोन पर किसी से बातें कर रहा था और इधर उधर टहल रहा था। देव के चेहरे से ही लग रहा था कि वो बहुत खुश है। सरगम नहीं जानती थी कि देव किससे बात कर रहा है, लेकिन इतना जानती थी जिसे से भी बात कर रहा है वो काफी करीब है, क्योंकि सरगम ने देव के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट कभी नहीं देखी थी। तभी सरगम के कानों में एक आवाज आई, अंडस्को ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और कूदकर जाना है। सरगम ने अपने लेफ्ट साइड में देखा तो उसकी लेफ्ट साइड में भी एक बालकनी थी जहां कृष कॉफी लेकर खड़ा हुआ था। सरगम ने कृष को देखा और फिर देव को देखने लगी। कृष बोला, अंडस्को कॉफी पियोगी? सरगम ने ना में गर्दन हिला दी। कृष ने कहा, अंडस्को पी लो, सुबह के 4 बजे बज रहे हैं, थोड़ा फ्रेश फील होगा। इतना कहकर देव ने अपनी कॉफी बालकनी से ही सरगम की तरफ बढ़ा दी। कृष के ऑफर करने से सरगम ने भी काफी का मग पकड़ लिया और उसमें से एक सीप लेकर बोली, अंडस्को आप तो काफी अच्छी कॉफी बनाते हैं। कृष बोला, अंडस्को मैंने नहीं बनाई, छुटकी ने बनाई है। सरगम एक और सीप लेती हुई बोली, अंडस्को कृष भैया आपको नहीं लगता आप मेरी छुटकी को ज्यादा परेशान करते हैं? कृष हंसकर कहा, अंडस्को अब वो मुझसे इतना डरती है तो मैं क्या करूं? अब उसे कंफर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, इसलिए मैं उसे काम बताता रहता हूँ और वो खुश होकर करती भी रहती है। कृष हंसकर कहा, अंडस्को चिंता मत करो, किसी दिन दिल से खुश होकर भी करेगी। फिलहाल ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? सरगम ने देव की तरफ देखा, लेकिन फिर मुस्कुराकर कृष से बोली, अंडस्को नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कृष हंसकर कहा,
अंडरस्को तुम मुझे बताओगी नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा। देखो सरगम, मैंने देव और तुम्हारी शादी कुछ सोचकर ही करवाई है और उम्मीद करता हूँ कि तुम पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह अपने पति के प्यार को पालोगी। ये सुनते ही सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार कृष्ण ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को सरगम, आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है। तुम देव को धीरे धीरे समझोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि हम सारे भाइयों में से सबसे सॉफ्ट देव ही है। कुछ दिन इसके पास रहोगी तो अपने आप इससे प्यार हो जाएगा, और एक बार तुम्हें उससे प्यार हो गया ना, फिर तुम्हारा प्यार देव को अपनी तरफ खींच लेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी। कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अंडरस्को लाओ मुझे कॉफी का मग दो और जाओ, जाकर सो जाओ। बेफिक्र रहो, तुम्हारा देव कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे कहीं जाने ही नहीं दूंगा। कहकर कृष्ण ने देव को देखा। सरगम ने फिर से हमें गर्दन हिलाए और कमरे में आ गई। सरगम जितनी बेचैन थी, कृष्ण से बात करके उतना ही उसे अच्छा लगा। बेशक कृष्ण और सरगम का रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन दोनों के बीच जब भी बातें होती थी सरगम को अच्छा लगता था। कृष्ण हमेशा एक दोस्त की तरह सरगम को समझाकर शांत कर देता था। कृष्ण अब भी बालकनी में खड़ा हुआ देव को देख रहा था और तभी पीछे से युग आया। युग ने कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को ये क्या उस भूतनी से बात कर रहा है? कृष्ण ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ यार, उसी से बात कर रहा है। इस वक्त इसको सरगम के पास होना चाहिए, लेकिन देख जरा संजना ने क्या काला जादू किया हुआ है। अचानक ही कृष्ण को संजना पर गुस्सा आने लगा और वो एक टिपिकल माँ की तरह डायलॉग मारता हुआ बोला, अंडरस्को कलमुही कहीं की, चुड़ैल कहीं की, मेरे भाई को खा गई, देखना कीड़े पड़ेंगे उसके मुंह में। डायन कहीं की, काला जादू करती है। काला जादू? अरे मेरा भाई तो बहुत सीधा साधा था, लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन जब से ये चुड़ैल मेरे भाई की जिंदगी में आए हैं, मेरे भाई की जिंदगी देख कैसी हो गई, नाशपीटी कहीं की। युग तो हैरानी से कृष्ण को देख रहा था और अचानक युग को हंसी आ गई। युग को हंसता हुआ देखकर कृष्ण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद युग बोला, अंडरस्को अच्छा ज्यादा परेशान मत हो, बस अब हमें सरगम और देव का डिवोर्स रोकना है। कृष्ण बोला, अंडरस्को हाँ, और कल मुही से अपने भाई को बचाना भी है। युग ने हमें गर्दन हिलाते हुए अपना हाथ कृष्ण की तरफ बढ़ाया और दोनों भाई ने हैंडशेक किया, जैसे उन दोनों के बीच कोई डील हुई हो। दूसरी तरफ मीरा उन पैसों को देख रही थी जो उसे देव ने दिए थे। देव के लिए 5,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन मीरा के लिए वो पैसे बहुत ज्यादा थे। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का क्या करें। अचानक ही मीरा के दिमाग में कुछ आया। मीरा ने टाइम देखा कि सुबह के 4 बजे रहे थे। मीरा चुपचाप अपने कमरे से निकल गई। उसने आसपास नजर घुमाई तो वहां बस सर्वेंट थे जो वहां की सफाई कर रहे थे। बाकी पूरी रघुवंशी फैमिली अपने अपने कमरों में जाकर आराम कर रही थी। मीरा चुपचाप किचन में चली गई। उसने किचन में जाकर देखा तो वहां बहुत सारा खाना रखा हुआ था। मीरा ने उस खाने में से कुछ खाने के डब्बे उठा लिए और उसे एक बैग में रखा। फिर वो चुपचाप मेंशन से निकल गई। मेंशन से करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मीरा को एक ऑटो नजर आया। मीरा उस ऑटो में बैठकर चली गई। मीरा ने ऑटो सीधा उस बंगले के बाहर रुकवाया जहां खान बीबी रहती थी। मीरा को पता था कि खान बीबी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए वो उस बंगले में आई थी। मीरा को कहीं से पता चला था कि खान बीबी के बंगले में अभी कुछ लड़कियां रह रही है और मीरा उन लड़कियों को वो पैसे देने आई थी जो उसे देव ने दिए थे। मीरा चुपचाप उस बंगले के अंदर चली गई। मीरा ने चुपचाप चोरी चोरी उस बंगले के अंदर देखा तो वहां अब भी कुछ छोटी छोटी लड़कियां थीं जो उस बड़े से हॉल में जमीन पर कपड़ा बिछाकर सो रही थी। मीरा उनके पास आई और उन्हें उठाते हुए बोली, अंडरस्को शबनम पिया सोना, उठ जाओ, देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। मीरा के जगाने से वो सब लड़कियां उठ गई। वो लड़कियां ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल की थी। लड़कियों ने मीरा को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लड़कियां बोली, अंडरस्को दीदी तुम वापस आ गई। मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, मैं वापस नहीं आई, मैं तुम सबके लिए खाना लेकर आई हूँ।
मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ सरगम दी की शादी एक बहुत बड़े आदमी से हो गई। ये खाना उन्हीं की शादी का है, चलो तुम सब भी खाना खा लो, देखो बहुत स्वाद खाना है। वो सारी लड़कियां मीरा को देखने लगी और मीरा ने अपने बैग में से कुछ खाने के धब्बों को निकाला और धीरे धीरे उन सारी लड़कियों में उस खाने को बांट दिया। वो सारी लड़कियां खाना खाने लगी। सारी लड़कियां बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने न जाने कितने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया था। मीरा ने फिर अपने लोअर के जेब में से वो 5,000 रुपये निकाले और उन लड़कियों में बांटते हुए बोली, अंडरस्को, ये सारे पैसे तुम सबके हैं, जो मन करे वो खाना और अपने पास रखना समझे। वो सारी लड़कियां हमें गर्दन हिलाने लगी। मीरा ने फिर एक लड़की से कहा, अंडरस्को, खान बीबी को जल्दी सजा मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो। तभी उनमें से एक लड़की बोली, अंडरस्को, मीरा दीदी खान बीबी तो इसी बंगले में रहती है। ये सुनते ही मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा हैरानी से उन लड़कियों को देखने लगी तो वो लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी और तभी मीरा के पीछे से एक आवाज आई, अंडरस्को, पहले तो यहाँ बस ये लड़कियां रहती थी और अब तू भी यहाँ रहेगी। मीरा उस आवाज को अच्छे से जानती थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खान बीबी की थी। मीरा को अब समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस नर्क से वो निकल गई थी वो वापस से उस नर्क में आ गई। मीरा ने गर्दन घुमाकर देखा तो खान बीबी सुलगती हुई आंखों से मीरा को देख रही थी। खान बीबी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को, तुझे और तेरी बहन को क्या लगा कि मैं हमेशा के लिए जेल में बंद रहूंगी? खान बीबी के लिए तो कोई जेल बनी ही नहीं है, लेकिन खान बीबी ने कितनी ही लड़कियों को कैद करके रखा हुआ है, अब तू भी यही रहेगी। मीरा खड़ी हो गई। मीरा खान बीबी को देख रही थी। अचानक ही मीरा खान बीबी के पास गई। हालांकि मीरा बहुत डर रही थी, लेकिन उसने अपने दिमाग में कुछ सोच लिया था। मीरा ने फुर्ती के साथ खान बीबी के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया और उस बंगले से भाग गई। ऐसा करने से खान बीबी चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, पकड़ो इस लड़की को। खान बीबी का ऑर्डर मिलते ही 2 आदमी मीरा को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मीरा बंगले से बाहर भागते हुए जा रही थी। मीरा इतनी तेज भाग रही थी कि उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, लेकिन वो जानती थी उसके पीछे 2 आदमी पड़े हुए हैं। अब तक सूरज भी निकल आया था, लेकिन मीरा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मीरा बुरी तरीके से हाफ गई थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो रुक गई तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। लेकिन छोटी सी मीरा कब तक भागती? आखिरकार भागते भागते थक गई और तभी उन दोनों आदमी में से एक ने मीरा की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि मीरा संभल नहीं पाए और सीधा सड़क पर जा गिरी। उन दोनों आदमी में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, अपने आप को पीटी उषा समझती है? तुझे क्या लगा तू भागती रहेगी और हम तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? अब तो तू गई और अब खान बीबी तुझे छोड़ेगी नहीं। तुम दोनों बहनों ने खान बीबी की नाक में दम करके रखा हुआ है। इतना कहकर उस आदमी ने मीरा की बाजू पकड़कर उठाया। मीरा की आंखें हैरानी से बढ़ने लगी थी। वो उस आदमी को मारती हुई बोली, अंडरस्को, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लेकिन उस आदमी ने मीरा को नहीं छोड़ा। वो आदमी मीरा को घसीटते हुए सड़क से होते हुए ले जा रहे थे और मीरा उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो लगातार उन आदमियों के हाथ पर मारे जा रही थी। उन आदमियों को फिर से गुस्सा आया और उसने मीरा के गले को पकड़कर दबाते हुए कहा, अंडरस्को, शांति से हमारे साथ चल, वरना तू जानती है कि हम लड़कियों के साथ क्या करते हैं।